अस्सलाम वालेकुम। नावल वक्त अस्कलम मेहरुन्निसा शाहमीर। हाले मसरूर सी सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा चुकी थी, मगर हारून शाहिद अपनी जगह से हिला तक नहीं था। हारून को लगा था शायद अब वो कभी उठ नहीं सकेगा। हाले ऊपर जाते हुए उसकी रूह भी साथ ले गई थी। उसको दर्द हो रहा था, बेतहाशा दर्द। उसे लग रहा था कोई उसके दिल को मुट्ठी में ले रहा है। हाँ, उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हाले उसके अलावा किसी और की हो सकती है। वो तो हारून की थी, हारून की किस्मत थी। किस्मत ने ये कैसा खेल खेला था। लातादाद सोचे थी जो इस वक्त हारून शाहिद के जहन में आ रही थी। काफ़ी देर बाद वो मरे मरे कदमों से उठा था और सुल्तान मंजिल से निकल गया था। वो कब गाड़ी में बैठा, किस तरह घर पहुंचा, कमरे में कब गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर चीज़ स्लो मोशन में होती नज़र आ रही थी। वो अपने कमरे में आगे धड़ाम से मुंह के बल अपने जहाज़ी साइज पलंग पर गिर गया था। काफ़ी देर यूं ही पड़े रहने के बाद वो इसी हालत में चीख चीख के अपनी माँ को आवाज़ें देने लगा। मॉम, मॉम, मम्मा, मैं मर रहा हूँ, मम्मा मैं मर जाऊँगा, मम्मा। वो हिज़ियानी अंदाज में बेड पे औंधे मुँह लेटे अपनी माँ को आवाज़ें दे रहा था और फिर 2 मिनट बाद ही नवाल शाहिद भागती हुई उस तक आई थी। उसके कमरे में पहुँच के कुछ देर तो वो बिल्कुल गुमसुम खड़ी रही। हारून की हालत देख के उनका कलेजा मुंह को आ गया था और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने खींच के हारून को उठाया और अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बेटा, मेरा हारून, क्या हुआ मेरी जान, क्यों ऐसी हालत बना रखी है? हारून बच्चे बोलो, तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे बताओ, मेरा दिल फट रहा है। वो रोते हुए हारून का मुंह चूम रही थी और उससे सवाल किए जा रही थी। मामा दर्द हो रहा है बहुत। दर्द? हारून उनके सीने से चेहरा निकाल कर बोला था। कहाँ दर्द में है मेरे बेटे को, मुझे बताओ क्या हुआ है। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बोल रही थी। यहाँ, हारून उनका हाथ पकड़कर दिल पर रखते हुए बोला था। मामा मेरी रूह निकल रही है, दिल बंद हो रहा है, मैं मर जाऊंगा मामा, मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ कुछ करें मामा, मुझे मरना नहीं है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो फूट फूट कर रो रहा था। वो ऐसा ही था, कमज़ोर, मासूम, ज़रा ज़रा सी बात पे आसमान सर पे उठा लेने वाला। मेरा बच्चा क्या हुआ है? हाले ने कुछ कहा है ना, मुझे बताओ क्या कहा है उसने? वो बमुश्किल उसको चुप करवाते हुए पूछ रही थी। मामा हाले, मामा वो मेरी नहीं रही, वो किसी और की हो गई है, मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरा दिल फट जाएगा, कुछ करें मामा, पापा को बुलाएं, उनको बोलें, उनसे कहें हारून शाहिद मर रहा है, उसका दिल बंद हो रहा है, मम्मा कुछ करें, मुझे हाले ला कर दें प्लीज़ मम्मा, पापा को फ़ोन करें, उनको बुलाएं, उनको बोले मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल फट जाएगा। उसके अल्फाज बेरब्त थे। उसने छीन लिया हाले को मम्मा, उसने डाका मारा है मेरे हक पे, उसको अल्लाह नहीं बख्शेगा, है ना मम्मा, उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा ना? उसने रुक के अपनी माँ से पूछा था। हाँ मेरा बेटा, उसको नहीं माफ़ करेगा अल्लाह, वो बेबसी से दुख से अपने बेटे को देखते हुए बोल रही थी। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सारे वहम सच निकले, हारून शाहिद हार गया, मुझसे मेरी दुनिया छीन ली है। उसको तरस नहीं आया मुझ पे, वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है? उसको बोलें ये घर दौलत सब ले ले मुझसे, मेरी हाले को वापस कर दे, वो जो बोलेगा मैं करूँगा। वो ज़ियानी अंदाज में चीख चीख के रोते हुए कह रहा था। नवाल शाहिद उसको सीने में भैंचे हुए थी और उसको थपकते हुए दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। अचानक हारून उनकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाते हुए ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा था। नवाल बेबसी से उसको देखती रह गई। उनको पता था अब क्या होगा, और फिर अगले ही पल वो ड्रेसिंग की एक एक चीज़ उठा कर ज़मीन पे मारता जा रहा था। कुर्सी को ठोकर मार कर दूर फेंक दिया था और पागलों की तरह चीख चीख के बोल रहा था। उसे एक बार फिर बचपन वाला दौड़ा पड़ा था। नहीं बुलाएंगी ना आप पापा को, नहीं करेंगे आप लोग मेरे लिए कुछ भी, मैं नहीं हूँ ना आपका बेटा, आपको परवाह नहीं है मेरी, मैं खुद को मार दूंगा मम्मा, सबको मार दूंगा। हाले मेरी है, वो उसको मुझसे नहीं छीन सकता। उसने अब अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था।
बुलाएं अपने शौहर को, करें कॉल, अभी के अभी बुलाएं उनको। बोले एक बेटा तो मर गया है, अब दूसरे के मरने से पहले उसको बचा लें। वो बुरी तरह चीख रहा था। शोर की आवाज़ सुन के मुलाजमा दौड़ती हुई आई थी और फिर अगले ही पल कमरे की हालत और हारून का जुनूनी अंदाज देखकर बाहर की जानिब भागी थी। उसको पता था अब क्या करना है। नवाल बेगम उठ के उसके पास जाने लगी थी जब हारून की धारती आवाज़ ने उनके पैरों को जंजीर किया था। मेरे करीब मत आना वरना मैं खुद को मार लूँगा। और नवाल बेबसी से होंठ काटते बहते हुए आंसुओं से वहीं खड़ी रह गई थी। उनका दिल कट रहा था। हारून को ऐसे देखकर उन्होंने फ़ोन उठाया था और डॉक्टर बसीर का नंबर मिलाने लगी थी। हारून मुसलसल चीख रहा था जब उनको हारून के तीनों गार्ड्स अंदर आते दिखाई दिए थे। उनके पीछे मुलाजमा भी थी। तीनों भागते हुए आए थे और बर्क रफ्तारी से उसको अपने बाजुओं में जकड़ लिया था। वो थक चुका था तभी मज़ाहमत तर्क करके खुद को उनके हवाले कर चुका था। आधे घंटे बाद नवाल ने डॉक्टर बसीर को आते देखा था। हारून उनकी गोद में सर रखे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह लेटा हुआ था। डॉक्टर ने हारून का चेकअप करके उसको सुकून आवर इंजेक्शन दे दिया था। वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सो रहा था। डॉक्टर ने नवाल बेगम को उसकी हालत के बारे में आगाह कर दिया था। उनका कहना था कि हारून ने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है और उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। इसको खुश रखें और परेशानी की बातों से दूर रखें। डॉक्टर ये कहकर जा चुके थे लेकिन नवाल शाहिद का सुकून गारत कर गए थे। दरअसल शाहिद और नवाल को अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था। जैसा कि अमूमन ऐसे केसेस में होता है, एक बच्चा कमज़ोर होता है और दूसरा मजबूत। इस केस में हारून वो कमज़ोर बच्चा था। उसके आसाब शुरू से कमज़ोर थे लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो हर छोटी छोटी बात पे इसी तरह तोड़ फोड़ करता रहता। ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब उसकी और हाली की लड़ाई होती थी। वो खुद पे काबू नहीं रख पाता था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसको गुस्से में काबू पाने की ज़रूरत है, लेकिन हारून की माँ कभी भी उसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाने के लिए राज़ी नहीं हुई थी। तब उन्होंने हारून को ये कहकर डराया था कि अगर उसने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी तो वो उसको अमेरिका भेज देंगी, हाले से दूर। उसका नतीजा ये निकला था कि अब उसने गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। किसी से लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया था और अब तो पिछले 10 सालों से उसने ऐसी कोई तोड़ फोड़ या छोटी मोटी बातों पे गुस्सा करना भी छोड़ दिया था। नवाल बेगम को लगा था हारून ठीक हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। कम से कम आज उनको इस बात का यकीन हो चुका था कि बच्चों को डरा धमका के उनकी बुरी आदतें नहीं छुड़वाई जा सकती। बीमारियां इलाज से ठीक होती हैं, धमकियों से नहीं। आज उन्होंने ये एतराफ़ किया था। सारी रात मेहरमा ने आंखों में काटी थी। यूसुफ साहब की बातों से जो तकलीफ़ हुई थी उसको आज वो सब बातें याद आ रही थी। वो रोना चाहती थी लेकिन आंसू शायद गले में अटक गए थे। उसकी माँ ने 6 साल तक उसको प्यार तक नहीं किया था, बस खामोशी से उसके काम करती रहती। कभी कभी तो उसके काम भी अपनी भाभी के ज़िम्मे करके खुद घंटों बैठी जाने क्या क्या सोचती रहती। वो बच्ची थी, माँ की तकलीफ़ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उसकी माँ भी फरवा मुमानी और मामा की तरह उसके साथ शॉपिंग करें, उसको अपने हाथ से खिलाएं। मेहरमा शुरू से ही बहुत हसास थी। उसको अपनी माँ की चुप बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो अब भी इस सब की वजह और मतलब समझने के लिए बहुत छोटी थी। फजर की अजान हुए 15 मिनट गुजर चुके थे जब मेहरमा के वजूद में हल्की सी जंबिश हुई। उसने रात वाला ड्रेस पहन रखा था, मीठा मीठा सा मेकअप। वो आहिस्ता से उठी थी, बालों को जोड़ने में बांधा, अलमारी से सादा कॉटन का सियाह सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद वो गीले चेहरे के साथ बाहर आई थी। उसके चेहरे से अब भी पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। दुपट्टा नमाज के स्टाइल से लपेट रखा था। बेड की साइड दराज से जाए नमाज उठा के वो बालकनी में आ गई थी। नमाज पढ़ के जूं ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसकी आंखें भीगने लगी थी। चंद ही लम्हों में उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर लिया है जिसकी सज़ा ख़त्म ही नहीं हो रही? अब्बा मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं मुझसे हाले जितना प्यार करते हैं? मैं तो नगीन सुल्तान की बेटी हूँ ना, फिर क्यों नहीं वो मुझसे अपनी बेटी को नहीं देखते? या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। मेरे मालिक, मैं भी तो तेरी ही बंदी हूँ। उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे अल्लाह, प्लीज़। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहती जा रही थी। काफ़ी देर रोते रहने के बाद अब उसका दिल हल्का हो गया था।
वो उठी थी, जाए नमाज तह करके रखी और दोबारा बालकनी में आके खड़ी हो गई थी। उसकी निगाह जब नीचे लॉन की जानिब गई तो उसको सफ़ीर नज़र आया। वो शायद जॉगिंग से वापस आया था। उसके भूरे बाल माथे पे बिखरे थे। वो मुस्कुराते हुए महर को नीचे आने का इशारा कर रहा था। उसको देखते ही सारी कुल्फत दूर हो गई थी। दिल का मौसम खुशगवार हो गया था। कौन सा गम, कहाँ का गम, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अगर ये बुरी आंखों वाला शख्स उसके साथ हो, ये शख्स महरमा का इश्क था, इस बात में कोई शक नहीं था। वो जब नीचे गई तब तक सफ़ीर भी घर के अंदर आ चुका था। नाश्ता मिलेगा कज़न? उसको देखते ही वो हशाश बशाश सा बोला था। जी बिल्कुल कज़न, क्यों नहीं मिलेगा? वो खुश दिली से बोली थी। तो बताओ जल्दी से, और प्लीज़ कुछ हल्का फुल्का सा बनाना। कल भी हाले ने घी से भरे पराठे और मीठी चाय पिला दी थी। आज एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ा है मुझे, वो बेचारगी से बता रहा था। वो दोनों अब चलते हुए किचन की जानिब जा रहे थे। तो अब मना कर देते, नहीं खाते? महर किचन में आते हुए सहूलत से बोली थी। यही तो बात है, उसको कौन मना करे? वो आम से लहजे में बोला था, मगर उसकी आंखों की चमक वो आम नहीं थी। महर ने जवाब नहीं दिया था। वो रुक के उसकी आंखों में देख रही थी। तो गीबत हो रही है मेरी यहाँ? खाली की मशकूक आवाज़ पे सफ़ीर ठिठक के मुड़ा था, जबकि महर माँ को कोई हैरत नहीं हुई थी। वो अब हाले के इन छापों की आदी हो गई थी। तुम रोज़ इतनी जल्दी जल्दी उठ जाती हो कज़न, क्या रात में सोती नहीं हो? सफ़ीर अब शेल्फ पे बैठा उससे सवाल कर रहा था। मैं अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके उठी हूँ, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और ये फजर का वक्त है। ज़ाहिर है मुझे उठना ही था, वो आराम से बता रही थी। अच्छा अब इधर आओ, मेरे साथ नाश्ता बनवा दो मिस मुसलमान। महरमा अंडे फेंटते हुए बोली थी। सॉरी आपी, ऐसा ना शुक्रों के हाले सुल्तान नाश्ता नहीं बनाती। सफ़ीर को जताती नज़रों से देखती वो बाहर निकल गई थी। कि ऐसी ही है, एक पल में आसमान पे बिठा देती है और अगले लम्हे ज़मीन पे गिरा देती है। महरमा मसरूफ़ सी बोली। कोई बात नहीं, इसकी बातों का बुरा नहीं मानता मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ, तुम नाश्ता बनाकर मुझे बुला लेना। वो ये कहता कमरे की तरफ चला गया था। महर उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रह गई थी। उसे कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। नवाज शाहिद ने सारी रात हारून के सिरहाने बैठ के गुजारी थी। शाहिद को उन्होंने रात ही कॉल करके घर आने को कहा था। वो एक लम्हे को सोई नहीं। शाहिद हुसैन थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। वो उनकी गाड़ी की आवाज़ सुन चुकी थी, लेकिन हारून के पास से उठने की जरूरत नहीं कर सकी। 10 मिनट बाद शाहिद उनको कमरे में आते दिखाई दिए। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी उजलत में क्यों बुलाया है मुझे? जानते भी हो कितने काम। उनके बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए जब उन्होंने हारून को बच्चों की तरह माँ की गोद में लेटे देखा। साइड टेबल पे पड़ी दवाइयों ने उनकी रूह खींच ली थी। क्या फिर से वही सब? वह मुश्किल से बोले थे। हाँ, फिर से वही सब। नवाल ने उनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। वजह? सवाल हुआ था। हाले सुल्तान, जवाब आया था। इसी वक्त हारून की आंख खुली थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। पानी। उसकी नकाहा ज़दा आवाज़ सुन के शाहिद को लगा था जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में लिया हो। हारून बेटा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? ये क्यों आए हैं यहाँ? मम्मा इनको बोले यहाँ से चले जाएं। मैंने इनसे कोई बात नहीं करनी। वो अब रात की तरह नहीं चिल्ला नहीं रहा था। उसके लहजे में बेबसी थी। हारून तुम जो कहोगे मैं करूँगा, बस मुझसे मुंह ना फेरो प्लीज़ बेटा। पापा आप जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। मैं खाली हाथ हूँ। पापा वो मुझसे दूर जा रही है, मेरे हाथ खाली हैं, ये देखे ना। वो अपने हाथ उनके आगे करता बिखरे हुए लहजे में बोल रहा था। वो अब फिर से रो रहा था। शाहिद हुसैन ने उसके हाथ बुरी तरह चूमे थे। नहीं मेरा बेटा, तुम बताओ हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। पापा सफ़ीर, उस सफ़ीर ने मुझसे सब छीना है। उसने हाले से कहा कि वो उससे शादी करेगा। मैं आपको कहता था ना पप्पू से बात करें, आपने नहीं सुनी ना, मेरी एक नहीं सुनी आपने। शाहिद साहब के दिल को जैसे करार आया था। सफ़ीर ने बस प्रपोज ही तो किया है, मतलब बात इतनी नहीं बिगड़ी। तो बेटा ये सब सफ़ीर ने कहा। हाले ने उसको क्या जवाब दिया? वो उसकी बाकी बातों को नज़रअंदाज कर चुके थे। वो चुप थी बाबा, उसने कुछ नहीं कहा। बस फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मैं अभी महराज भाई से बात करता हूँ, तुम्हारी और हाले की मंगनी करवा देते हैं।
वैसे भी हम पहले भी रिश्ता मांग चुके हैं, इनकार नहीं होगा, मैं आपस से मिन्नत कर लूँगा। उन्होंने जैसे चुटकियों में हल निकाला। पापा, हाले ने कुछ नहीं कहा, वो चुप थी। हारून एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला था। उसकी चुप का मतलब है उसको कोई मसला नहीं है, वरना हाले जैसी लड़की चुप नहीं रहती। वो उसको इसी वक्त क्लियर करती है। वो सफ़ीर का सर फाड़ देती। पापा, वो चुप थी क्योंकि वो राज़ी थी, और यहाँ शाहिद को लगा था बात बिगड़ चुकी है। आपको याद है जब मैं 12 साल का था, हम आउटिंग के लिए गए थे। मुझे एक साइकिल पसंद आ गई थी। मैंने आपसे कहा था ये मुझे ले दें। शाहिद दम साधे उसको सुने जा रहे थे। आपने कहा था हम वापसी पे ले लेंगे। मैंने कहा भी था अभी लेते हैं, लेकिन आप नहीं माने। मैं चुप हो गया। हम वापस गए, वो साइकिल बिक चुकी थी। पापा, जिस तरह आपने उस दिन देर कर दी, अब भी बहुत देर हो चुकी है, बिल्कुल उसी दिन की तरह। उसके बाद मैंने कभी साइकिल नहीं ली। पापा, आपने देर कर दी। पापा, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा लेट गया था। घुटनों को पेट से लगाया वो कोई रूठा पच्छा लग रहा था। शाहिद हुसैन को तो सांप सूंघ गया था। उनको याद था उस वाक़ये के बाद हारून ने 1 महीना उनसे बात नहीं की थी। तब तो बस साइकिल थी, अब तो उसके हाथ से दुनिया गई थी। अब न जाने क्या होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो महराज का नंबर डायल करते कमरे से निकल गए थे। नाश्ते की टेबल लग चुकी थी, सब नाश्ता करने में मगन थे। जब हाले डाइनिंग में दाखिल हुई, वो दादा जान के पास बैठने की बजाय अपने बाबा के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। दादा जान जो उसको देख के मुस्कुराने लगे थे, अचानक उनकी मुस्कुराहट थमी थी। उनकी आंखों में तहरीर उतर आया। हाले हमेशा उनके साथ ही बैठती थी, बल्कि जब हसन उसको चिढ़ाने के लिए उसकी जगह पे बैठ जाता तो वो हंगामा होता कि अलामान। सब लोग खामोशी से हाले की कार्रवाई देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोला नहीं था। हाले, क्या आप भी नींद से जागी नहीं हो? ये तो महर की जगह है। चची मीठी छुरी बनी खुद को कहने से बाज नहीं रख पाई थी। चची, नींद तो शायद आपकी आंखों में भर गई है। पराठे पे जैम लगा रही हैं आप। हाले तपाने वाले मुस्कुराहट से बोली। चची के तो मानो कपड़ों को भी आग लग गई थी। खूंखार नजरों से हाले को बस देख के रह गई थी कि दादा की मौजूदगी में कुछ और कह भी नहीं सकती थी। हाले बच्चा, आओ मेरे पास आके बैठो, दादा ने मोहब्बत से उसको बुलाया था। नहीं दादा जान, मैं यहीं ठीक हूँ। महर जूस देना, दादा को नॉर्मल लहजे में जवाब देकर अगला जुमला महर से कहा था। दादा जान का चेहरा सुर्ख हो चुका था। हसीना बेगम ने भी नागवारी से उसको देखा था। दादा चंद लम्हे शौक से उसको देखते रहे, उसके बाद तेजी से वहां से निकलते चले गए। हाले के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन ढीठ बनी बैठी रही। सबने हैरत से उनको जाते हुए देखा था। एक हाले थी जो पुरसुकून सी बैठी पराठे के साथ इंसाफ कर रही थी। ये क्या हरकत थी हाले? शम्स चचा ने नागवारी से पूछा था। क्या मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ बोला क्या? वो मासूमियत के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछ रही थी। ये बात मैं बताऊं कि तुमने क्या बोला है? तुमने बाबा को मना कैसे किया? इतनी हिम्मत हो गई है? तुम्हारी बहुत ढील दे दी है बाबा ने तुम्हें, इसलिए तो हमारे सरों पे चढ़ रही हो। तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि बाबा को जवाब दोगी। अब तुम ऊपर से ड्रामे कर रही हो कि तुमने कुछ किया नहीं है। बाबा आराम से यार, बच्ची है। सफ़ीर ने अपने बाप को पास रखने की कोशिश की थी। बच्ची है तो बच्ची बन के रहे ना, माँ क्यों बन रही है हमारी? इसको तो बस शम्स, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत कह चुके तुम मेरी बेटी से। आराम से बात करो, ये मेरी बेटी का और बाबा का मामला है, वो इसको खुद हल कर लेंगे। वो अपनी जगह से उठ के शम्स साहब के मुकाबिल खड़े हो गए थे। तुम शम्स, तुम मेरी बेटी से आराम से बात करो, बल्कि वैसे जैसे मैं तुम्हारे बेटे से करता हूँ। वो मेरी बेटी है, इस घर की मुलाजमा नहीं जो तुम उससे झगड़ा करोगे, वो भी बिला वजह। आइंदा ख्याल रखना। वो बिल्कुल यूसुफ साहब की तरह बोलते थे, नरम मगर दो टोक लहजा। आखिर में शम्स साहब का कंधा थपथपाया था और वहाँ से निकलते चले गए थे। हसन अम्मा और फरवा हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे, जबकि महर पत्थर का बुत बनी बैठी थी। उसे समझ आ गई थी कि हाले ये सब क्यों हो रहा है। सफ़ीर, आप मुझे यूं नहीं छोड़ देंगे? हारून आज आया नहीं है, ना कॉल पिक कर रहा है। हाले अपनी जगह से उठती हुई नॉर्मल सी बोली थी, जैसे थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डाल दी हो। हाँ ज़रूर, मैं कार में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था।
थोड़ी देर बाद वो सफ़ीर के साथ यूं ही जाने के लिए निकल चुकी थी। अच्छी लग रही हो, सफ़ीर ने उसको देखते हुए कहा था। कब नहीं लगती, उसने आईब्रोज का कर पूछा। इतना गुरूर? गुरूर नहीं, खुद शनासाई। अच्छा, ये सारा क्या सीन क्रिएट किया है तुमने? सफ़ीर ने बात बदली थी। जैसे आपको नहीं पता, इतने आप काके। वो उसको तपा रही थी, साथ हाथ बढ़ाकर अपना पसंदीदा म्यूज़िक ऑन किया था। खैर मिट डालो, मुझे ये बताओ कल जो कुछ मैंने कहा इस बारे में क्या सोचा है? सफ़ीर अपने मतलब की बात पे आया। हाले का दिल ज़ोर से धड़का था, रंग हल्का गुलाबी हुआ था। उसकी तवक्का नहीं थी कि सफ़ीर इस तरह आराम से ये बात करेगा। क्या कहा था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। शायद आपने कहा था कि आप भी मेरी तरह सादगी से शादी करना चाहते हैं। इसका भला क्या जवाब दूँ? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोले थे। हाले, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था शादी के लिए। मैंने कहा था मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, और कुछ बातें जो मैंने नहीं कही थी वो अब कहता हूँ। वो यूनिवर्सिटी के गेट पे गाड़ी रोक चुका था और अब पूरी तरह हाले की तरफ मुतवज्जा था। हाले सुल्तान, मैं सफ़ीर सुल्तान तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि सारी ज़िंदगी तुम जैसा अजाब सर पे मुसल्लत करना चाहता हूँ, इतनी कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे और अम्मी के झगड़े बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतनी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि अब लगता है कि तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होगा। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? उसकी आंखों में देख के इतनी मोहब्बत से कह रहा था कि हाले को तो लगा था उसका दिल खुशी से ही बंद हो जाएगा। क्या वो इस शख्स को इनकार कर सकती थी? उसने अपने दिल से पूछा था। जवाब नहीं में आया था। दादा ते चच्ची नाल तस्सा गाल करेसू, बाकी अम्मा और बाबा को मैं आपे देख घुनसाते बच्ची में तस्साते तर्स खाके बाचा करी दिया। मतलब दादा और चची से आप बात करेंगे, अम्मा और बाबा को मैं खुद देख लूँगी, रही मैं तो आप पे तर्स खाते हुए हाँ कर ही देती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। सफ़ीर सुल्तान को लगा था दुनिया अब उसकी है। उसने हाले के इकरार पे अपने दिल को रुकता महसूस किया था। मैं को अज का पहले सिराय की एड़ी मीठी कदे ना लगी जितनी आज लगी है। मुझे आज से पहले सिराय की इतनी मीठी कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। वो दोनों चौकीदार की आवाज़ पे होश में आए थे, जो कि उनको गाड़ी साइड पर लगाने का कह रहा था। हाले हंसते हुए गाड़ी से उतर गई थी। सफ़ीर मुस्कुरा के उसको जाता देख रहा था। कोई इतना प्यारा कैसे हंस सकता है, उसने दिल में सोचा था। अम्मा, ये गंदा खून क्या होता है? 6 साल उमर अपनी माँ के पास बैठा मासूमियत से पूछ रहा था। नफीसा हयात को लगा था जैसे किसी ने उनके ऊपर उल्टी छुरी फेर दी थी। वो तड़प ही तो उठी थी कि तुमसे किसने कहा है बेटे? उन्होंने बमुश्किल खुद को नॉर्मल रखते हुए उमर से पूछा था। वलीद भाई कह रहा था कि मैं गंदा खून हूँ और आप मेरी असली माँ भी नहीं हो। वलीद उसका किराने वाले का बेटा था जिसको कुछ साल कबल नफीसा ने पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया था, और अब अक्सा यानी नदीम की बेटी को मेरे साथ खेलने भी नहीं देता। अम्मा, वो फूले गालों और सेहतमंद जिस्म वाला बच्चा नरूठेपन से कह रहा था। बेटा, कोई गंदा खून नहीं होता। हर इंसान का खून पाक होता है क्योंकि ये उसको अल्लाह की तरफ से मिलता है। ये अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली एक नेमत है। गंदा तो लोगों का जहन होता है, और तुम मेरे बेटे हो। नदीम से बात करूंगी मैं, वो आइंदा तुम्हें अक्सा से खेलने दे। उमर खामोश हो गया था। वो बाकी बच्चों की तरह ज़्यादा सवाल नहीं करता था। वो एक सवाल एक ही बार करता था। अगर उसकी तसल्ली नहीं भी होती तो वो बताता नहीं था। कुछ अरसे पहले उसने इसी तरह अपनी माँ से सवाल किया था, अम्मा, नाजायज़ क्या होता है? उसके इस सवाल पे नफीसा की रूह तक कांप गई थी। और फिर हर आए दिन यही सब होने लगा था। कभी मोहल्ले के लोग उमर को गंदा खून कह के अपनी बच्चियों के साथ खेलने ना देते, तो कभी उसको नाजायज़ कह के मार मार के घर से निकाल देते। नफीसा उनका मुंह नहीं बंद कर सकती थी। ऐसे में एक जरी थी जो उनकी दोस्त और महरम राज थी। वो नफीसा की बचपन की दोस्त थी। उनका जब भी दिल उदास होता तब वो उसी के घर चली जाती थी। नफीसा के घर से 2 घर छोड़कर तीसरा घर जरी का था। इस तपती दोपहर में भी वो उमर को साथ लिए जरी के घर पे एयर कूलर के सामने बैठी थी। उमर जरी के बेटे वासिफ के साथ खेल रहा था। वो जब कोर्ट जाती तब उमर को जरी के ही छोड़ती थी।
اب تو خیر سے وہ ابھی اسکول جانے لگا تھا اور واپسی پہ وین اس کو زری کے گھر ہی چھوڑا کرتی تھی۔ جب شام میں نفیسہ واپس آتی، عمر کو ساتھ لے جاتی۔ تم محلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نفیسہ؟ کب تک اس چھوٹے سے محلے میں خود کو اور عمر کو ذلیل کرتی رہو گی؟ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ تم تو کسی بھی پوش علاقے میں گھر لے سکتی ہو۔ زری ان کو شربت کا گلاس تھماتی ہوئی فکر مند سے بولی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں زری؟ میں نے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی یہ جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ وہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے، اس کی ایک ایک اینٹ میں ابا کی خون پسینے کی کمائی ہے، اس کے ایک ایک پودے میں اماں کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ گھر بنوایا تھا۔ میں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اس گھر میں گزاری ہے۔ اپنے مرحوم شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر میں بس میری لاش ہی نکلے گی۔ اور پھر عمر، اس کا اسکول ہے یہاں، میں تو اس کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ کہیں اور گئی تو کہاں چھوڑوں گی اس کو؟ میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عمر کا ذہن خراب ہو رہا ہے نفیسہ۔ وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتا نہیں ہے، وہ ان سب باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا ہے۔ جن سب کی تم بات کر رہی ہو وہ سب اب دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں عمر ہے اور تم ہو۔ اب تمہیں اس بچے کا سوچنا چاہیے، وہ بہت ذہین ہے۔ آج تو وہ بس ناجائز کا مطلب پوچھ رہا ہے، کل اس کے معنی جان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہ شہر ہی چھوڑ دو، کراچی چلی جاؤ، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ نفیسہ، تم اکیلی عورت کس کا مقابلہ کرو گی؟ میرے پاس جو سیونگز ہیں وہ تو ساری عمر کی پڑھائی کے لیے، اگر اس گھر کو خریدنے پہ لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے پڑھاؤں گی اسے؟ وہ کسی عام اسکول میں نہیں جاتا، اس شہر کے سب سے بڑے اسکول ہے۔ میں اس کو ہمیشہ بیسٹ دینا چاہتی ہوں زری۔ پڑھے گا تو وہ تب جب اس کا ذہن پرسکون ہوگا۔ تمہارا 6 سالہ بیٹا آئے دن محلے کے لوگوں سے پٹ کے آتا ہے، گالیاں اور ناجائز ہونے کے طعنے سن کے آتا ہے۔ ان کی بات پہ نفیسہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں، بتانے سے کیا ہوگا؟ کر ہی کیا کر سکتی ہو تم؟ کسی کی زبان نہیں روک سکتی تم۔ خیر ابھی تو وہ بچہ ہے، کچھ سالوں بعد جب وہ بڑا ہو جائے گا تب سوچا ہے کیا ہوگا؟ وہ مارنے والوں کو مار کے آئے گا، گالیاں دینے والوں کو 2 گالیاں زیادہ دے کے آئے گا۔ یہ فیوچر ہوگا اس کا، اس کے لیے کر رہی ہو اتنی محنت۔ زری کہہ کے خاموش ہو چکی تھی۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑنے گیٹ تک آئی تب انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری رحمان بھائی سے کرو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈ دیں۔ میں اسی مہینے عمر کو لے کے یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔ اور پھر وہ کہہ کے رکی نہیں تھی، عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زری نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ یہ اس کے 4 دن کے بعد کا ذکر ہے۔ نفیسہ کچھ پریشان سی کورٹ سے واپس آئی تھی۔ عمر اپنی ماں کو چپ دیکھ کے بے چین ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل آئس کریم لگتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ روکنے پہ وہ نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان پہ گیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا تھا۔ نفیسہ کے پوچھنے پہ جو کچھ عمر نے بتایا وہ سن کر نفیسہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بس یہاں ان کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا تھا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے دن انہوں نے ندیم کے باپ پہ غیر قانونی قبضے کا کیس دائر کر دیا تھا، اور پھر 2 مہینے کے اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا تھا۔ گو کہ اب بھی ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں کو ذرا سکون آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک راوی چین ہی چین لکھتا رہا، اور پھر کچھ ہی وقت بعد محلے والوں نے پھر سے ان کے ساتھ پیر باندھ لیا تھا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے نہ اب کبھی عمر کو مارا تھا اور نہ ہی اس دن دکان پہ جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کے تیر برابر چلتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ہٹا لیا تھا، جس گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جس کا گھر بار اور نہ خاندان کا عطا پتہ ہو، جس کے بارے میں یہ تک نہ پتہ ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں۔ نفیسہ کا دل کرتا تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی ہی جاتی۔ عمر ان کے وجود کا حصہ بے شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں سے زیادہ کی تھی۔ اور پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کی بہت شکایت رہنے لگی تھی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن جب وہ ان کو چیک اپ کے لیے لے گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا۔
2-3 बार टेस्ट की रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट नहीं थी, जहर की शीशी थी जिसने नफीसा के सारे जिस्म में जहर भर दिया था। इस रिपोर्ट में लिखे अल्फाजों ने नफीसा के जिस्म से रूह खींच ली थी। इस रिपोर्ट में लिखा था, उमर हयात को ब्रेन ट्यूमर है। हाले को यूनिवर्सिटी से पिक करने महराज साहब खुद आए थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रोकी थी। हाले को हैरत नहीं हुई थी। वो जानती थी जज साहब से अब अपनी अदालत यहाँ शुरू कर देंगे। हारून उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। उसको परेशानी हुई थी, लेकिन उसने शाम में उसके घर जाने का सोच रखा था। ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। हाले आ तो गई थी, लेकिन अब शदीद बोर हो रही थी क्योंकि महराज असल बात शुरू कर ही नहीं रहे थे। इतने में खाना आ चुका था। फ्राइड राइस, मटन मीट बॉल्स और रशियन सलाद देख हाले की भूख चमक उठी थी। महराज ने ज़रा से चावल उसकी प्लेट में डाले थे। हमेशा की तरह वो रुग़बत से खाने लगी थी। एक चमचा मुंह में रखते ही लज्जत से मिल जाती। अच्छा खाना उसकी कमज़ोरी थी। शाहिद ने आज मुझसे तुम्हारे और हारून के रिश्ते की बात की है। वो चाहते हैं कि अभी मंगनी हो जाए, शादी 1 साल बाद कर लेंगे, या जब तुम चाहो। उन्होंने हाले के सर पे बम फोड़ा था। हाले को बेइख्तियार चावलों का जायका कड़वा लगा था। आपने क्या कहा? उसने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन उसके पानी का गिलास उठाते हुए हाथ कांपने लगे थे। दिल जोर से धड़का था। बाबा ने हाँ न की हो, अल्लाह प्लीज़। मैंने ज़ाहिर है तुमसे बात करने तक का वक्त मांगा है, लेकिन मुझे तो बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। हारून तुम्हारा दोस्त है, एक दूसरे को जानते भी हो, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। मुझे तो हर लिहाज से रिश्ता बेहतर लगा है। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हाले की कोई दोस्त हों। अम्मा ने क्या कहा? वो तो 7वें आसमान पे है सुबह से, लेकिन थोड़ी परेशान भी है। हारून की तबीयत बहुत ख़राब है। रात से क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? वो अचानक इतना बीमार कैसे हो गया? वो सोचती नज़रों से उसको देखते हुए पूछ रही थी, क्या वो ज़्यादा बीमार है? क्या हुआ है उसको? चलें बाबा, उसको देख के आते हैं। वो परेशान हो चुकी थी। तभी खाना छोड़ा उठ खड़ी हुई। इस उजलात का मतलब मैं हाँ समझूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। अल्लाह अल्लाह बाबा, मैं इस वक्त परेशान हूँ, पता नहीं उसको क्या हुआ। कल तक तो बिल्कुल ठीक था। वो अपना बैग और मोबाइल उठाते हुए बोल रही थी। महराज सब ने बिल पे किया और हाले के साथ रेस्टोरेंट के साथ निकलते चले गए। थोड़ी देर बाद वो हारून के घर की तरफ जा रहे थे। हाले ने फ़ोन करके अम्मा को बता दिया था कि वो आज लेट आएगी। महराज साहब ड्राइव करते हुए गाहे बगाए उस पर नज़र भी डालते थे। परेशान मत हो, अब ठीक है। वो उसके मुस्तरफ देख के तसल्ली देते हुए बोले थे। बाबा वो बहुत हसास है, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब फिर पता नहीं क्या चीज़ दिल को लगा ली होगी। वो शदीद डिस्टर्ब थी। क्या उसकी इस हालत का ताल्लुक तुमसे है? उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया। आपको क्यों ऐसा लगता है? भला क्या हो सकती है वजह? उफ, काश वो जज ना होते। इतने डायरेक्ट सवाल। वो कल दोपहर घर आया था और हाले से मिल के भी नहीं गया, और ना मिदत की बारात पे आया था। घर जाने के बाद उसकी हालत ऐसी है जब से बाबा ने उसको ये बताया कि उसका दिल में खटका सा था। कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया? उससे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको इस तरह से पता लगे ये भी उसने कहाँ चाहा था। मुझे क्या उस वक्त कोई भी तुम्हें देख ले, उसको यही लगा। अरे तुम टेंस हो, बार बार उंगली चटका रही हो। तुम जल्दी वहाँ पहुँचना चाहती हो, लेकिन जैसे जैसे घर करीब आ रहा है तुम्हारा इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे चेहरे पे साए लहरा रहे हैं। तुम उससे गुस्सा भी हो नहीं हो। उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे हवास काम नहीं कर रहे। शायद तुम गिल्टी हो। वो शल से उनको सुने जा रही थी। आपको कैसे पता? वो बहुत देर बाद बोली थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ हाले, तुमसे वाकिफ़ हूँ। आम हालात में इस वक्त तुम नाराज़ होती कि उसने तुम्हें बुलाया क्यों नहीं जब वो बीमार है। कौन बीमारी बताता है? कॉल करके भला। उसने बात का असर ज़ायल करना चाहा। हारून शाहिद। जवाब फौरी आया था। शायद ऐसा ही कुछ हो, मैं यकीन से नहीं कह सकती, बस मुझे ऐसा लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बस उसने दुआ की थी। हाले कोई ऐसी बात है जो तुम चाहती हो हारून को पता ना चले? बाबा आप क्या हैं? कोई काला जादू तो नहीं सीख रहे किसी बंगाली बाबा से? मैं तो बिल्कुल हैरान हो रही हूँ आज। मैं हर दफ़ा ही मसला बूझ लेता हूँ और तुम हर दफ़ा इतनी ही हैरान होती हो। वो कंधे उचकाते हुए बोले थे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही थी उन्होंने। वो हर दफ़ा उसका मसला बगैर कहे समझ जाते थे।
कभी कभी तो हाले को लगता था वो असल मसले से वाकिफ हैं और हाले से छुपा रहे हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना बाबा? उसने बात ही घुमा दी थी। जाहिर है तुम मेरी पहली औलाद हो। वो सड़क पर नजरें जमाए बोले थे। क्या आप ही से भी ज्यादा? सारी दुनिया से ज्यादा। तुम मेरा पहला एंजिल हो हाले। उनके लहजे में मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत। और आप भी उनसे कितना प्यार करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। वो मेरी भांजी है, जाहिर सी बात है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मतलब मुझसे कम मोहब्बत है उनसे। वो जैसे खुश हुई थी अपने बाप के बारे में, वो काफ़ी शिद्दत पसंद थी। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई। इस सारे अरसे में तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रही। उसको लगता था हमारी कभी औलाद नहीं होगी। उसने काफ़ी दफ़ा मुझसे बच्चा अडॉप्ट करने की बात भी कही, लेकिन मैं नहीं माना। और जब नगीन के यहाँ महरमा पैदा हुई थी तो ऐसा नहीं लगता था कि वो नगीन की बेटी है। तुम्हारी माँ हर 2 दिन बाद उससे मिलने चली जाती, ढेरों तोहफे लेकर हर हफ्ते वहाँ जो नगीन को डिनर और लंच के लिए दावत दे आती। वो गोल्डन टाइम था, हम सब बहुत खुश थे। वहाँ बहुत अच्छा हो गया था। वो नगीन को बहुत खुश रखता था, अपनी बेटी से भी बहुत मोहब्बत करता था, सब ठीक था। खैर, हसीना ने महर को अपनी बेटी मान लिया था, मैं कभी नहीं मान सका। मुझे यकीन था अल्लाह मुझे मेरी औलाद दे देगा। ये नहीं था कि मुझे उससे कोई मसला था। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अपना खून, अपनी औलाद एक अलग एहसास होता है, एक अलग फीलिंग। मैं कभी महर के लिए ऐसा नहीं फील कर सका। और फिर जब 4 साल बाद अल्लाह ने मुझे तुमसे नवाजा, वो वक्त, वो फीलिंग, हाले मैं अगर चाहूँ भी तो बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा था अल्लाह ने मुझे ज़मीन पे ही जन्नत दे दी है। उनके लहजे में तशक्कुर था, खुशी थी, हैरत थी या मोहब्बत थी, हाले फैसला नहीं कर पाई। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? हाले की आंखें नम हुई थी, वो उनके कंधों से लग चुकी थी। वो लोग हारून के घर पहुंच चुके थे। गार्ड्स ने उनको देख के गेट खोल दिया था। हाले हुनूस उनके कंधे से लगी बैठी थी। हाले बच्चे, हम पहुंच गए हैं। आई लव यू बाबा, वो सर उठाते हुए नम आंखों से बोली थी। नहीं हाले, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं बढ़ाऊंगा और ना अगले 2 महीने तक तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसे डलवाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी का हुक्म है। तुमने उनकी हुक्म की अदवली की है, अब उनसे ही राब्ता करो। उन्होंने हाले की नम आंखों को देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ए लो, सारा इमोशनल सीन गारत हो गया था। आपको लगता है मैं ये 2 लेटर आंसू पॉकेट मनी के लिए निकाल रही हूँ? वो सदमे से बोली थी। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। वैसे मैंने कोई हुक्म की अदवली नहीं की, बस हसन को पैसे चाहिए थे और मैंने नहीं दिए। उसने अपने महीने की पॉकेट मनी एक दिन में खर्च की थी बेटा, और ये बताने को भी आमादा नहीं था कि पैसे गए कहाँ। इसी जुर्म की सज़ा में उसके अकाउंट तुम्हारी अम्मा ने फ्रीज किए थे। ये बात जानते हुए तुमने उसको रकम दी। हाँ, क्योंकि वो मेरा भाई है और वो बीवी है मेरी। वो भी 2 बदू बोले थे। हाले पैर पटकती गाड़ी से बाहर निकली थी। अभी वो घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से आती महराज सुल्तान की आवाज़ पे उसके कदम थमे थे। सुबह जो कुछ किया था तुमने, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। आइंदा मेरे बाप से इस तरह बात मत करना। उनके लहजे में ना गुस्सा था, ना नरमी। उनका लहजा 2 टोक था। हाले ने ज़्यादा असर नहीं लिया था। वो जानती थी पापा उसको खाना खिलाने नहीं, बात करने के लिए ले गए थे। वहाँ नहीं कहा कुछ तो यहाँ कह दिया, इतना तो वो सोच के आई थी। सर को झटकती वो घर के अंदर दाखिल हो गई थी। हारून का कमरा ऊपर था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी जब सामने से आती नवाल बेगम को देख के रुक गई। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान, वो मोहब्बत से कहती उनके गले लग गई थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मुमानी ने हमेशा की तरह गर्म जोशी नहीं दिखाई थी। ठीक हूँ, हारून से मिल सकती हूँ? जवाब देके 7 सवाल भी पूछा था। सो रहा है वो, वही जज्बात से आरी लहजा। मैं जगा दूंगी, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। कल तक बिल्कुल ठीक था, अचानक उसको क्या हो गया? वो वाकई फिक्रमंद थी। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए हाले, वो सुबह शाम तुम्हारे साथ ही तो होता है। उन्होंने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन ना जाने क्यों हाले को उनका अंदाज तंजिया लगा था। मुमानी जान, आप साफ साफ ये कह दें कि आप मुझे नहीं मिलने देंगी, मैं चली जाती हूँ। ये लफ्ज़ों के हेर फेर से क्यों काम ले रही हैं? वो अगर शाम तक मेरे साथ होता है तो मैं उसको बांध के नहीं रखती। वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ होता है। वो भी अपने नाम की एक थी, हिसाब चुका दिया था।
وہ جب سے تم سے مل کے آیا ہے تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھوں میں؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے تم نے میرے بیٹے کو جو وہ مرنے والا ہو گیا ہے؟ ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا نا؟ مومانی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں کوئی سخت الفاظ استعمال کروں۔ اتنا نازک بیٹا کیوں پیدا کیا ہے آپ نے جو ذرا سا سخت لفظ کہنے سے اتنا بیمار ہو جاتا ہے؟ اور اگر میں نے کچھ کیا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں نا، مجھ سے سوال کیوں کر رہی ہیں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ مومانی کلس کر رہ گئی تھی۔ اب جاؤ، ملنے یا مزید تفتیش کرنی ہے؟ اس نے بازو سینے پہ باندھے سکون سے پوچھا تھا۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے تیش سے کہا تھا۔ آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ مومانی اس کو وہیں چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی حالے کے تاثرات بگڑے تھے۔ سب میرے ہی دشمن بن گئے ہیں، اللہ پوچھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہارون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ملگجے سے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر سوئچ بورڈ ڈھونڈنا چاہا اور چند ہی سیکنڈ میں وہ سارے کمرے میں روشنی کر چکی تھی۔ سامنے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہارون بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کو دیکھ کے گہری سانس بھرتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آ رہی تھی۔ ہارون آنکھیں مونڈے اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے آتے ہی اندھیرے کو ختم کر دیا تھا۔ کیوں اس کی موجودگی ہارون کی دنیا روشن کرتی تھی۔ کیسے ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھی، اس کو تشویش سے دیکھتی بولی تھی۔ کیوں اس کا بولنا جسم کی غذا کا کام کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ تم جاؤ حالے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی۔ تم سب میرے ساتھ یہی کرتے ہو، میری کسی کو ضرورت نہیں۔ پاپا، تم، مما، سب ایک جیسے ہو۔ کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں میں۔ وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ حالے کئی سالوں سے اس کے ایسے خود ترسی بھرے جملے سنتی آئی تھی، لیکن اب بس۔ ہارون، کب تک اس طرح سے کرتے رہو گے؟ آج بتا ہی دو۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح بچے بننے سے تمہیں محبت مل جائے گی؟ بچپن میں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرتے تھے اور اب پتہ نہیں کیوں۔ کیا واقعی اس کا جواب نہیں جانتی تھی وہ؟ گرو اپ ہارون، اس طرح بھیک ملتی ہے، محبت نہیں۔ کیا تم نے کبھی سڑک کے کنارے کھڑے بھکاریوں کو دیکھا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، برا حال، فاقہ زدہ شکلیں، رحم کی بھیک مانگتے، اللہ کے واسطے دیتے، جھڑکیاں دینے پہ بھی سامنے سے نہ ہٹنے والے۔ ذرا سی بھیک ملنے پہ وہ لوگ وہاں سے ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے چہروں پہ خوشی دیکھی ہے؟ وہ خوش نہیں ہوتے ہارون، ان کا حرص نہیں ختم ہوتا، کیونکہ بھیک ضرورت پوری کرتی ہے، خوشی نہیں دیتی۔ بھیک دل نہیں بڑھتی۔ وہ بھپر ہی تو گئی تھی۔ اور دوسری طرف کوئی سفید پوش انسان اس کو اگر کمپنی سے ذرا سا بونس ملے یا فیکٹری سے ذرا سی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، وہ پھولے نہیں سماتا، کیونکہ یہ کام اس نے اپنے وقار کو قائم رکھ کے کیا ہوتا ہے۔ تم اگر بھیک میں محبت چاہتے ہو تو بتاؤ، بننا ہے بھکاری؟ خود کو دیکھو ہارون، اپنا چہرہ دیکھو، بلکہ میں دکھاتی ہوں۔ وہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہارون کے سامنے کرتی بولی، دیکھو اس میں اپنا چہرہ کسی فٹ پاتھ کے بھکاری جیسا لگ رہا ہے یا نہیں؟ بکھرے بال، میلا کچلا لباس، سوجی آنکھیں اور آنکھوں میں رحم کی بھیک۔ تم کہیں سے بھی وہ سفید پوش انسان نہیں لگ رہے جس کو بونس میں دی جانے والی تنخواہ سے خوشی ہو۔ پتہ ہے وہ سفید پوش کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ محنت کی کمائی لے رہا ہے، وہ تو اس کی پے ہے، اس کی محنت اس کی تنخواہ کی صورت مل رہی ہے۔ بونس انعام ہوتا ہے ہارون، اسی طرح محبت بھی انعام ہے، بھیک نہیں۔ مرد بنو ہارون، مرد۔ تم مرد بننا ہی بھول گئے ہو۔ اصل مرد کو اپنا وقار بہت عزیز ہوتا ہے۔ تمہارے اندر کا بچہ مرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھو، لیکن جب اس کی ضرورت ہو تب۔ تم آج بھی 2 سال کے بچوں کی طرح روتے ہو۔ تمہیں آج بھی یہی لگتا ہے اگر تم رو گے تو تمہارے پیرنٹس تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ کھلونا لے آئیں گے۔ تم خود کو کیا ہو؟ کیا کیا ہے تم نے زندگی میں؟ میں تمہیں ڈیگریڈ نہیں کر رہی، نہ تمہیں کم تر سمجھتی ہوں، لیکن تم خود کو ویسٹ کر رہے ہو۔ کیوں؟ تاکہ میرے اور اپنے پیرنٹس کے قریب رہ سکو۔ تم اپنی عزت نہیں کرتے، اس لیے تمہیں
वो बोल रही थी और हारून दम साधे सांस रोके सुन रहा था। तुम्हें कभी कोई मसला ही नहीं हुआ? किसी के आगे झुकने से तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि तुम खुद को डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि तुमने कभी खुद को कोई मकाम दिया ही नहीं। तुम हारून, तुम फैसला कर लो, तुम्हें भिखारी बनना है या अपना वक़ार कायम रखना है। बावक़ार बनो हारून, बावक़ार मर्द ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बोलते बोलते उसका सांस चढ़ गया था, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत, लेकिन हर दिन ये बात नहीं बताऊंगी। तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कारोबार छोड़कर तुम्हारे लिए घर नहीं बैठेगा। तुम्हें अपने दिल से मोहब्बत का हिर्स ख़त्म करना होगा, वरना तुम एक दिन सब खो दोगे। हारून शल सा उसको देखे जा रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। उसको लग रहा था उसकी ज़बान मफलूज हो गई है। ये कैसा आईना था जो आज हाले ने उसको दिखा दिया था? इस आईने में अगर हारून शायद खुद को देखे तो अपनी इज्जत ना करे। क्या वो मोहब्बत पाने के लिए भीख मांगने लग गया था? क्या वो सारी उम्र भीख में मिली मोहब्बत के सहारे जिएगा? क्या वो कभी अपनी इज्जत नहीं कर सकेगा? क्या मोहब्बत इज्जत और वक़ार से ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों के दरमियान हवलनाक खामोशी का वक्फा आया था। हाले अब उसके करीब से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन हारून की नज़रें अब भी उस नुक्ते पे जमी थी। उसको अब भी लग रहा था हाले उसके सामने बैठी है। करीब 10 मिनट के बाद उसको हाले की आवाज़ अपनी समातों पे दस्तक देती सुनाई दी। तुम कल मुझसे मिलने आए थे। और वो खुद को कदरे पुरसुकून कर चुकी थी, तभी आम से लहजे में पूछा था। काश ये कह दे कि मैं नहीं आया था। हाले ने दिल से दुआ की थी। हाँ आया था, तुम सफ़ीर से बात कर रही थी तो मैं वापस चला गया। उसने सच बोला था। लहजा अब किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था, चेहरा स्पॉट। हाले फैसला नहीं कर सकी कि उसने कुछ सुना या नहीं। हाले चुप थी, वो कुछ बोली नहीं थी। कुछ बोलने को था क्या? हारून, सफ़ीर ने मुझे प्रपोज किया है। चंद लम्हों बाद हाले अपनी तमाम तर हिम्मत मुश्तमा करके बोली थी। हारून ने ज़ख्मी नज़रों से उसको देखा था। उफ, ये नज़रें, क्या नहीं था इनमें? दर्द, तकलीफ़, मोहब्बत। मैंने सुन लिया था। उसने हाले पर से नज़रें हटा ली थी। वो अब खिड़की की तरफ देखता बोला था। मैंने उनको हाँ कहा है। हारून को लगा था किसी ने उसका दिल बर्छी से काट दिया हो। दर्द हद से सवा था। मैं ये भी जानता हूँ। वो नहीं जानता था उसने ये अल्फाज कैसे अदा किए। वो चीखना चाहता था लेकिन ज़बान मफलूज थी। चीज़ें तोड़ना चाहता था लेकिन हाथ बेजान थे। वो यहाँ से उठ के भाग जाना चाहता था, लेकिन वो बैठा था खुद पे ज़ब्त करके, दिल पे जबर करके। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ हाले। वो बेड शीट के डिज़ाइन पे उंगली फेरते बोला था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं बताया? उसके लहजे में वसवसे थे। तुम मुझे क्यों बताती? कोई किसी को नहीं बताता कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। कोई किसी को नहीं बताता कि उसका सांस लेना अब दुभर होगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब उसका दिल वीरान जंगल रहेगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब वो सारी उम्र एक आधी अधूरी ज़िंदगी जिएगा अपनी मोहब्बत के बगैर। कोई किसी को ये नहीं बताता कि अब उसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी। लेकिन वो ये सब सिर्फ सोच ही सका था, और जब बोला तो बस इतना, नहीं मुझे पता था तुम मुझे खुद आकर बता दोगी। इतना तो यकीन था मुझे हमारी दोस्ती पे। हारून, जो दिल में कह दे मैं सुन रही हूँ। इस तरह क्यों खुद को तकलीफ़ दे रहे हो? नाराज़ हो तो चिल्लाओ, उदास हो तो मुझसे बात करो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। उसके लहजे में बेबसी थी। एक लम्हे को हारून ने सोचा लानत डालूं वक़ार पे, मिट्टी डालूं अपनी इज्जत पे। हाले अगर भीख है तो भीख ही सही, कम से कम मेरे साथ तो होगी, लेकिन बस एक लम्हे को। मैं ठीक हूँ हाले, तुम परेशान मत हो। कोई बात होगी तो ज़रूर बताऊँगा। वो तुम लोगों ने आगे का क्या सोचा है? ये सवाल उसने अपने वक़ार को कायम रखने को पूछा था, लेकिन दिल के टांके गोया उखड़ ही गए थे। सफ़ीर बात करेगा चची से और मैं बाबा से, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ा मसला तो ये है तुम्हारा प्रपोज़ल। सुबह मामू ने बात की है अम्मी और बाबा से। अब इस शोशे से जान छुड़वाओ तो आगे का कुछ सोचें। मसला हारून का रिश्ता मसला है। तुम सफ़ीर से प्यार करती हो? ये सवाल, उफ, ये सवाल उसकी रगों से खून निचोड़ गया था। उसका गला खुश्क हो गया था। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाना चाहा। जब हाले ने उठ के जग से पानी निकाला, वो गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। हारून एक ही सांस में सारा पानी पी गया था।
اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ابھی تو بس سوال کیا تھا، جواب کی اذیت تو ابھی باقی تھی۔ پیار کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ جب میرے سامنے ہوتا ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے نا، میرے کانوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہارون نے بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے سننا ہوگا، مجھے اپنا وقار قائم رکھنا ہوگا۔ وہ اگر مجھ سے رخ پھیر لے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہارون کا دل چاہتا وہ اس کو منہ پہ ہاتھ رکھ لے، لیکن ہائے رے یہ وقار! اگر یہ محبت ہے تو ہاں، مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے جذب کے عالم میں بول رہی تھی۔ ہارون شاہد کا دل ٹوٹا تھا اعتراف سن کر۔ اور میں کہاں ہوں ان سب میں؟ میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں ہارون، تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم بیسٹ فرینڈ ہو میرے۔ ہم ساتھ ہنستے ہیں، ساتھ روئے ہیں، کھیلے ہیں، گرے ہیں، ساتھ ہی اٹھے ہیں، ساتھ ہی تم میرا کمفرٹ زون ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سفیر تو صرف محبت ہے، تم سے تو ہزار تعلق ہے میرے۔ وہ دل سے بولی تھی، اس کے لہجے میں بس خلوص تھا۔ کاش وہ اس کی محبت ہوتا، باقی سب کچھ نہیں۔ خیر، وہ تمہاری ڈائن چچی کو منانا بہت مشکل ہے۔ خون چوس لیں گی وہ، اپنا بھی اور تمہارا بھی، لیکن مانیں گی نہیں۔ لکھوا لو، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ ہٹو بدتمیز ساس ہے میری، حالے نے اس کو دھموکا جوڑا تھا۔ ہاں، ڈائن ساز اسٹار پلس تو اب تو سلطان منزل میں لگا کرے گا۔ لوگ دور دور سے آئیں گے یہ دیکھنے کہ آج سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ پھڈا ہوا ہے یا پھر چچی کا نیا سوٹ جلنے پہ۔ حالے کو سفیر نے 2 ہاتھ لگائے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے حالے کے مستقبل خوفناک نقشہ کھینچ رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تمہارے منہ میں خاک، بلکہ پورے تھر کی صحرا کی ریت ہو۔ کالی زبان والے، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ بس غصے کی تیز ہے، باقی وہ بہت سویٹ ہے۔ اور سفیر مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا دور اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ سفیر کا نام اس کے منہ سے سن کر ہارون کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ چلو دیکھیں گے حالے بیگم، خیر تم آرام کرو، میں گھر جا رہی ہوں، لیٹ ہوں کافی۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، اس کی گرے آنکھوں میں ایک آس سی تھی۔ میں کل صبح آ جاؤں گی سفیر کے ساتھ۔ وہ اپنا ہاتھ کی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکراتی ہوئی بولی تھی۔ اف یہ سفیر! ہارون نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ حالے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی، ہارون کی آواز نے اس کو روک لیا۔ جو کچھ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے وہ اس لیے تھا نا کیونکہ مقابل تم ہو۔ اس کے لہجے میں طنز سا تھا۔ حالے چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر مڑے بغیر بولی تھی، نہیں، وہ سب اس لیے کہا کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ مقابل کوئی بھی ہوتا میں یہی کہتی، میں تمہیں تمہارا وقار اور عزت عزیز رکھنے کا کہتی۔ وہ مڑی نہیں تھی، کہہ کے چلی گئی تھی اور اپنے پیچھے ہارون شاہد کا پتھر کا بت بنا گئی تھی۔ ممی کدھر ہیں آپ؟ ممی یار کدھر ہیں آپ؟ سفیر اپنی الماری میں منہ دیے ممی کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جب مہر ماں وہاں سے گزری، سفیر کی آواز کم چیخے زیادہ سن کر مہر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ مجھے بتا دیں، اس نے آفر کی تھی۔ یار میری ایک شرٹ تھی، لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تب یہیں رکھی تھی، اب مل کے ہی نہیں دے رہی۔ ممی کو بھی کب سے آوازیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ اس وقت جھنجھلایا ہوا تھا۔ ممی جان اپنی کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہیں، مجھے بتا دیں کس کلر کی شرٹ تھی، میں دیکھ دیتی ہوں۔ وہ اب الماری کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ یار، سفیر کو ہر بات پہ یار کہنے کی بہت عادت تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی، بلکہ ویٹ، میرے پاس پک بھی ہے، آن لائن آرڈر کی تھی فرحان نے سب فرینڈز کے لیے۔ مل جائے گی، اور کیا بچوں والے شوق ہیں فرحان کے بھی، ہمیشہ میچنگ شرٹ ہی پہننی ہے۔ سفیر تب تک تصویر ڈھونڈ چکا تھا، اب اس نے موبائل مہر کے آگے کیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ہے۔ مہر نے آنکھیں سکیڑ کر چند سیکنڈ اس تصویر کو دیکھا اور پھر وہ ہنستی ہی چلی گئی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر زور زور سے۔ وہ بس ہنسے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، لیکن وہ ہنسے جا رہی تھی۔ کیا کوئی دوڑا پڑ گیا ہے تمہیں جو ایسے ہنس رہی ہو؟ سفیر دانت پیس کے بولا تھا۔ یار بند کرو ہنسنا مہر، اب بس چپ کر جاؤ، وہ کوف سے بولا تھا۔ اوکے آئی ایم سوری۔ وہ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتے بولی تھی۔ یہ شرٹ حالے نے بخش، وہ گھر کی کل وقتی ملازمہ زینت کا بیٹا تھا جس کی پڑھائی کا ذمہ حالے نے لے رکھا تھا، کو دے دی۔
اس کی فیئرویل پارٹی میں پہننے کے لیے۔ اف سفیر، میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، ہنس ہنس کے۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے بخش کو دے دی، لیکن کیوں؟ وہ بلجھا ہوا تھا۔ لاسٹ ویک اس نے اپنے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا نا کہ آپ کی کوئی شرٹ ہے جس کو آپ استعمال نہ کرتے ہوں۔ آپ نے اس کو کہا تھا لیونڈر کلر کی شرٹ لے لے آپ کی وارڈروب سے، تو اس نے لے لی۔ مہر اب بھی ہنس رہی تھی۔ میں نے لیونڈر کلر کہا تھا، یہ لائٹ پرپل ہے، وہ صدمے سے بولا تھا، جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں حالے کو کلرز کی کتنی پہچان ہے۔ یہ 75,000 کی شرٹ اب بخش پہن کے گھومے گا۔ وہ اب بھی شوق میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالے کلر بلائنڈ ہے۔ خیر، تم کوئی شرٹ اور نکال لو گی پلیز؟ جی میں نکال دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ تم بہت اچھی ہو مہر، سچ میں۔ ویسے یہ حالے ہے کہاں؟ وہ ہارون سے ملنے گئی ہے، آتی ہی ہوگی، کال کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ممی کو بتا دینا میرا ایک بزنس ڈنر ہے، رات کو دیر سے آؤں گا میں۔ اوکے، کہہ دوں گی۔ مہر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور حالے اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے زرد شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھی مہرمہ کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ حسن صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ یوسف صاحب نے رات کے کھانے پہ حالے کو بلانا چاہا، لیکن وہ شائستگی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہیلو انڈے کی زردی۔ حسن کو تپا دینے والی آواز سن کر وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ کیا ہے حسن غلام، کیوں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے؟ کہیں تم چاہتے کیا ہو؟ آخر میں بابا کے پاس جاؤ گے، اب شکایت لے کر پڑھنے نہیں دے گا یہاں کوئی۔ وہ آدھے گھنٹے سے یوں ہی حالے کو تپا رہا تھا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں ہارون بھائی کیسے ہیں اب؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہی پوچھ رہے ہو، اور اب اگر میری اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے تم نے مجھے انڈے کی زردی بلایا تو اس پر کٹی کا نمبر بابا کو دے دوں گی۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کرتی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا، بس تم مجھے 10,000 دے دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہرمہ کو جیسے ان دونوں سے غرض ہی نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی وزنی پتھر تو نہیں گرا سر پر؟ شکل تمہاری 10 روپے والی نہیں ہے اور یہاں تم مجھ سے 10,000 مانگ رہے ہو؟ میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہے، جو اب تمہیں پیسے دوں گی۔ پچھلی بار تمہاری مدد کی تھی، اس کا جرمانہ اب تک بھگت رہی ہوں، نکلو شاباش یہاں سے۔ اس کو انگلی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرتی بولی، لیکن حسن پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں پھر اماں کے واٹس ایپ پہ ان کو مدد بازی کی مہندی کی پکس بھیجنے لگا ہوں، جس میں آپ نے وہ پنک دوپٹہ پہن رکھا ہے جو کہ اماں نے آپ کے جہیز میں لیے رکھا تھا۔ کیا کہتی ہیں پیاری آپا؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ حالے کو یقین نہیں آیا تھا۔ اوف، تم دونوں باہر دفعہ ہو جاؤ، پڑھنے دو مجھے۔ مہر نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ان دونوں کو ڈپٹا تھا، لیکن وہ دونوں بھی صدا کے ڈھیر تھے، کوئی اثر لیا ہی نہیں۔ نہیں، کوشش نہیں کر رہا، میں تمہیں دھمکا رہا ہوں، وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپ دیکھ رہی ہیں اس جھینگے کو، یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اس کو نکال دے باہر، ورنہ آج سے آپ کا ایک ہی بھائی ہوگا، سفیر سلطان۔ بس بکو مت حالے، سوچ سمجھ کے بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہو۔ دفعہ ہو جاؤ دونوں یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا مجھے۔ مہرمہ کتاب کو پھینک کے چیختے ہوئے بولی تھی۔ حالے تو حیران نظروں سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی بہن نے حسن کے مرنے کی بات پہ اتنا ریئیکٹ کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے خود کو مارے جانے پہ ایسا ریئیکٹ کیا ہے۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ وہ اپنی حیرانی چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ حالے میں کہتی ہوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ پھر چلائی تھی۔ حسن حالے کے بازو کو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا اور اپنے کمرے میں لے جا کے اس کو اپنے بیڈ پہ بٹھا دیا تھا۔ خود وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی۔ کیا یہ مہرمہ تھی؟ پرسکون، ہمہ وقت مسکرانے والی، بڑی سی بڑی بات پہ کو بھی پرسکون انداز میں ڈیل کرنے والی۔ وہ تو آج تک حالے پہ چلائی نہیں تھی، اور آج ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہی کو غصہ آ گیا ہوگا حالے، تم ٹینس مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی صبح تک، فی الحال تم ان کے پاس مت جانا، خواہ مخواہ بات بڑھے گی، ریلیکس رہو۔ تم پانی لاؤ تمہارے لیے؟
وہ थोड़ी देर पहले वाले हसन से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। उसकी आंखों में बहन के लिए फिक्र थी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, बच्चों को देखो। उसकी रंगत मुतगैर हो गई थी। उसको बहुत बड़ा शौक लगा था। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं हूँ। मैं अम्मा को बुलाऊँ? उसको अपनी उम्र के मुताबिक यही हल सूझा। और हाँ, छोड़ो, वो अभी सोई हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। फिलहाल मेरे को अकेला छोड़, मेरा हाँ पिया वेंदा है। तुम जाओ, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, इधर ही हूँ तुम्हारे पास, वो जिद्दी लहजे में बोला था। और फिर आराम से हाले के सिर अपने कंधे से लगाया था। हाले को उसके कंधे मजबूत लगे थे। वो उसका भाई था, उसका माँ जाया। मेरी बहनर तो मेरा सा है, मेरी बहन तुम मेरी सांस हो, वो मोहब्बत से बोला था। हसन के कमरे से ज़रा दूर गए अगर महरमा के कमरे में जाएं तो वो सर हाथों में दिए फर्श पे बैठी थी। उसके चेहरे पे मलाल था, भूरी आंखों में बहुत तासुफ था। वो कैसे अपने बहन भाइयों से ऐसे बात कर सकती थी? रात का सारा गुबार उसने हाले पे निकाल दिया था। पछतावा शदीद था, लेकिन हाले कैसे सफ़ीर को उसका भाई बोल सकती थी? क्या वो बस इतनी सी बात पे अपनी बहन को डांट सकती थी? वो अपनी सोचों में गर्क थी। जब उसको सफ़ीर की कॉल मौसूल हुई, उसने बेदिली से कॉल अटेंड की थी, जबकि दूसरी तरफ वो हशाश पशाश था। क्या कर रही हो कज़न? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ, वो लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोली। तो फिर क्या ख्याल है, खाना खाया जाए साथ? मैं खा चुकी हूँ, वो अब भी बेदिली थी। कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? उसने हार नहीं मानी थी। जैसा आप चाहें, वो थके थके से अंदाज में बोली थी। सफ़ीर की बात को वो नहीं डाल सकती थी, उसको अंदाज़ा हो गया था। तो बुलाओ अपनी बहन को भी और आ जाओ बाहर, मैं गेट पे खड़ा हूँ, जल्दी आना। वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। महरमा थके थके कदमों से हसन के कमरे की जानिब बढ़ गई थी।